गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इस थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे हम गैस की काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। गैस के जो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी कैसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। किस किस टाइप की क्या होती हैं वेलोसिटी होती है, कितने टाइप की हमारे पास वेलोसिटी हैं, किन किन फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स। क्या पढ़ेंगे? पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या पढ़ेंगे? पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट कर रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हमारे पास क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं बेटा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है और समझने के साथ साथ अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और उसके अंदर पोस्टुलेट्स हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, उसको राइट डाउन कीजिए और अंडरस्टैंड भी कीजिए साथ के साथ। तो पहला पोस्टुलेट क्या है? क्या है हमारे पास पहला पोस्टुलेट? ऑल द गैसेस। क्या है? ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ large number of minute particles called atoms or molecules। कोई भी गैस है वो लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बनी है। उन माइन्यूट पार्टिकल्स को हम या तो एटम्स कहते हैं, या वो एटम्स हो सकते हैं या फिर वो मोलिक्यूल हो सकते हैं। दूसरा पोस्टुलेट्स क्या है? दूसरा पोस्टुलेट्स पार्टिकल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर एक गैस है, सेम गैस, जैसे अगर मैं O2 की बात करता हूं या CO2 की बात करता हूं या हीलियम की बात करता हूं, तो सेम गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। ऑल रिस्पेक्ट का मतलब जितने भी ऑक्सीजन, जितने भी हीलियम गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका साइज सेम होगा, उनका मास सेम होगा, उनका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। कहने का मतलब जितने भी पार्टिकल हैं एक गैस के अंदर, सेम गैस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे इन ऑल द रिस्पेक्ट। ठीक है जी। तो तीसरा पोस्टुलेट्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो थर्ड पोस्टुलेट्स है हमारा मोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं इन रैंडम डायरेक्शंस। बट किसके साथ, कौन सी क्या जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है? गैस का मॉलिक्यूल है
और इस स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है और इसकी वेलोसिटी क्या है, म्यू है। अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं तो ये इसका म्यू एक्स कंपोनेंट होगा, ये इसका म्यू वाई कंपोनेंट होगा और ये क्या होगा, इसका म्यू जेड कंपोनेंट होगा। बट एक चीज ध्यान रखना, इसकी प्रोबेबिलिटी तीनों डायरेक्शन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। कॉन्स्टेंटली मूव कर सकता है बट तीनों ही डायरेक्शन में वो क्या कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर मूव करने की कैपेसिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कहने का मतलब म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू जेड रहेगी। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो म्यू किसके इक्वल होगा, म्यू एक्स आई म्यू एक्स म्यू वाई जे प्लस म्यू जेड के। वेक्टर आपने पढ़ चुके हो आप फिजिक्स के अंदर। तो कोई भी अगर वेक्टर है उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट तो वो क्या होता है, अंडर रूट म्यू एक्स का स्क्वायर म्यू वाई का स्क्वायर म्यू जेड के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। म्यू स्क्वायर इसके इक्वल होगा यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने स्क्वायर किया, कैंसिल हो गया अंडर रूट। और देखिए यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई प्लस इज इक्वल टू यू जेड है, तो यहाँ से यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 म्यू एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। क्योंकि म्यू वाई को भी मैंने म्यू एक्स लिखा, म्यू जेड को भी मैंने म्यू एक्स लिखा, तो म्यू स्क्वायर क्या होगा, म्यू बोल रहा हूं मैं, यू है तो यू स्क्वायर क्या होगा, 3 यू एक्स स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो तीसरा पोस्टुलेट ये आपको याद रखना चाहिए, जो वेलोसिटी है वो किसी भी एक कंपोनेंट के स्क्वायर के क्या है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन एंड दे मूव इन द स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या है हमारे पास, molecules of gas collide themselves and also collides with the wall of the कंटेनर। कहता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो themselves भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ भी वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। एंड वन मोर थिंग, these collisions are perfectly इलास्टिक। और ये कोलिजन क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। फॉर दो तरह के कोलिजन होते हैं बेटा, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। फिजिक्स के अंदर आप पढ़ोगे कोलिजन, तो देखो सपोज ये कोई एक सोर्स है, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ से क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, हिट कर रहा है। तो हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, रुक जाएगा। बट अगर इलास्टिक कोलिजन है तो पहले भी वेलोसिटी ux है, बाद में भी क्या रहेगी, ux ही रहेगी, वो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करेगा। इसी तरह के कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो देखो जो मॉलिक्यूल है गैस के वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और जितने भी ये कोलिजन हैं ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक हैं। तो फिफ्थ पोस्टुलेट है हमारे पास,
pressure of the gas is due to collisions of the gas molecules with the wall of container. क्या है, जो गैस का प्रेशर है वो किसकी वजह से है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने गैस के मॉलिक्यूल से पर यूनिट एरिया में जाके स्ट्राइक करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। तो देखो जो प्रेशर है गैस का वो किसकी वजह से है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ जाके क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, गैस का प्रेशर होता है। तो जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है? सिक्स पोस्टुलेट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस molecule is only dependent upon absolute temperature। जो क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? ओनली एंड ओनली एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। पड़ोसियों के घर में हलवा बना हुआ है, आपके नोज तक फ्रेग्रेंस पहुंच जाती है, हलवा बन रहा है, मैगी बन रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट भी फास्ट होती है, आपको पता चल जाता है, आपके नोज तक पार्टिकल इजीली पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी ओन एंड ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, साइज पे, सॉरी प्रेशर पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। और एक दो पोस्टुलेट्स में आपको अब ऐसे बताने जा रहा हूं जो सिर्फ एंड सिर्फ क्या थे, कारण बने थे फेलियर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। दो पोस्टुलेट्स जो अब मैं बताने जा रहा हूं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो पोस्टुलेट्स क्या हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, लिखिएगा। तो क्या है हमारे पास ये पोस्टुलेट्स? कहता है द वॉल्यूम occupied by gas molecule, the volume occupied by gas molecules are negligible as compared to volume of gas। क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, आप ये कह सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या मीनिंग है इसका? सपोज एक कंटेनर है और उस कंटेनर में क्या भरी हुई है, गैस फिल की हुई है, और आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल
जो कंटेनर का वॉल्यूम है सारे को क्या कर लेते हैं, फैल जाते हैं, कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही क्या होता है, गैस का वॉल्यूम होता है। तो एक चीज देखिए, अगर ये सारे गैस के पार्टिकल्स को इकट्ठा कर दिया तो ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। कहता है जो ये गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ये क्या है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस है उसके कंपैरिजन में ये क्या है, जीरो है, नेग्लिजिबल है। ऐसा हो सकता है? गैस के पार्टिकल का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। कहता है वो इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बट ऐसा होता नहीं है बेटा कभी भी, ठीक है ना। और जो लास्ट पोस्टुलेट्स है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मोलिक्यूल। क्या कह रहा है, देयर इज नो intermolecular force of attraction between the गैस मोलिक्यूल्स। कहता है जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं उसमें किसी भी तरह की कोई भी इंट्रैक्शंस नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या, जो गैस के मोलिक्यूल हैं उनके बीच में किसी भी तरह की अट्रैक्शंस ना हो? बट काइनेटिक थ्योरी में ये क्या थी, अजम्पशन थी। कहता है जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। बेटा ऐसा होता तो नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहती ही रहती है। तो बट यही क्या था, अजम्पशंस मानी थी किसने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स क्या हैं, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूं। जो भी हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं वो वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, जो क्या हो सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। सारे पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे इन ऑल द रिस्पेक्ट, उनका शेप साइज मास क्या होगा, सेम रहेगा। सारे गैस के जो सेम पार्टिकल्स हैं, ये नहीं ऑक्सीजन के पार्टिकल और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल का मास सेम होगा, नहीं। अगर ऑक्सीजन गैस के जितने भी पार्टिकल हैं उनकी शेप साइज मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो भी ये पार्टिकल है कॉन्स्टेंटली रैंडम डायरेक्शंस के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये क्या करते हैं, देमसेल्फ कोलाइड करते हैं, और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कोलिजन्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे पर यूनिट एरिया, उतना ज़्यादा क्या होगा, कोलिजन होगा। और जितने भी कोलिजन होते हैं ये क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कहता है जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है वो क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। और लास्ट पोस्टुलेट्स जो बताया आपको, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये हैं बेटा क्या, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। पहले हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो देखिए ये क्या होती है, PV इज इक्वल टू 1/3 mNu स्केयर, URMS स्केयर। बेटा ये होती है काइनेटिक गैस इक्वेशन, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो P आपको पता है क्या होता है, प्रेशर होता है गैस का। V क्या है, वॉल्यूम है। M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। N क्या है, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल है, म्यू आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। क्या है, म्यू आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, सपोज हमारे पास एक गैस का कंटेनर है और इसमें बहुत सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। एक की वेलोसिटी μ1 है, दूसरे की μ2 है, तीसरे की μ3 है, सो ऑन क्या है, हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है, μ1 μ2 μ3 अप टू μn। अगर हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हो गया। अगर मैं इसका क्या निकालूं, मीन निकालूं, तो मैंने n से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और अगर मैं इसका क्या कर लूं, रूट निकाल लूं, तो ये क्या बन गया, म्यू आर एम एस। क्या है, जो हमारे पास वेलोसिटी है उसका क्या किया है, स्क्वायर किया है, और मीन निकाल के क्या किया है, अंडर रूट किया है। दिस इज द क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, और उसका क्या किया है, अंडर रूट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और इससे पहले हमने पढ़ा था काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्या पढ़ा था, PV इज इक्वल टू 1/3 MnU स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी है हमारे पास u आर एम एस, तो ये मैंने ले लिया इसका स्क्वायर, ठीक है जी। और PV इज इक्वल टू होता है 1/3 MnU का स्क्वायर। तो मैंने बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, वही चीज है। तो देखो बट मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, 2/3। ये सारी टर्म किसके इक्वल है, देखो एक गैस के मॉलिक्यूल्स की ये एनर्जी होती है, अगर n गैस के मॉलिक्यूल है तो MnU स्क्वायर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स क्या है, हाफ MnU स्क्वायर। तो ये टर्म किसके इक्वल आ गई, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल टू PV। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 3/2, ये 2/3 इधर जाके 3/2 हो जाएगा, 3/2 PV हो गया। तो देखिए यहां से क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3/2 PV के इक्वल आ गया। और आपको पता है आइडियल गैस के लिए क्या, आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है। और अगर हमारे पास क्या है, 1 मोल के लिए बात करें तो PV इज इक्वल टू क्या होगा, RT होगा। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 3/2 RT। 3/2 कांस्टेंट है, R की वैल्यू कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी क्या है, टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, ये क्या आया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। 1 मोल गैस के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 क्या होती है, RT होती है। अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी निकालूं, क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालूं तो क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या है, 3/2 RT है। सिंगल मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की एनर्जी है। तो एक पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 3/2 RT डिवाइड बाई N0।
यही 6.022 इंटू 10⁻23। तो 3/2 R/N0 को K लिखा जाता है, कांस्टेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये जो आ गया हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, ये क्या है, फॉर वन मॉलिक्यूल। क्या है, फॉर वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। और ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो कहता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम मीथेन at 27 degree Celsius. Assume that methane is an ideal gas. ठीक है, हमें ये एज्यूम करके चलना है कि हमारे पास जो मीथेन दे रखी है वो क्या है, आइडियल गैस है। तो हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या होती है, 3/2 RT होती है। अब R है इन द टर्म ऑफ एनर्जी, तो R की वैल्यू आप लेके चलोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और पहले अगर हम लेके चलते थे PV इक्वल टू nRT, वहां पर R की वैल्यू लेके चलते थे 0.0821। एनर्जी की टर्म में ये वैल्यू रहती है, एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल की टर्म में वो रहती है। ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर हमारे पास 1 मोल की एनर्जी इतनी है तो n मोल की एनर्जी क्या होगी, n इंटू 3/2 RT होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले n कैलकुलेट करना है। n कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास 8 है, मोलर मास मीथेन का 16 होता है, 3/2 है, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 300 केल्विन है। तो इसको सोल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो जूल में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी किसकी, 8 ग्राम ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स की। तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 3/2 kT था। तो 3/2 एज इट इज, ठीक है। K का मतलब 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 27 इंटू 27 प्लस 27 प्लस 273 300। तो यहाँ से करोगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स की क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी किसके अंदर, जूल के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आज का लास्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एट 27 डिग्री सेल्सियस। जो 27 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम उसका आधा कर दें तो वो किस टेम्परेचर पे होगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेल्सियस क्या होगी, n मोल्स के लिए 3/2 R इंटू T का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस कितने, 300। तो देखो किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी, तो 3/2 nRT, ये हमें टेम्परेचर निकालना है। और क्या हो जाए, जो काइनेटिक एनर्जी है 27 डिग्री सेल्सियस पे उसकी आधी, मतलब n इंटू 3/2 का भी आधा,
R300। तो ये टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो 3/2 से 3/2 कैंसल, n से ये n कैंसल, r से ये r कैंसल, तो 2 1 2 कितना आ गया 150। तो टेम्परेचर कितना है 150 केल्विन आ गया। तो वैसे भी हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 300 केल्विन पे जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसकी आधी कब होगी, जब हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो आधा टेम्परेचर हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उसकी हाफ होगी। डबल टेम्परेचर कर देंगे, अगर सपोज 600 केल्विन कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, डबल हो जाएगी। क्लियर है बेटा। तो ये है न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो आज हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनको अपनी कॉपी पे नोट जरूर कीजिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कितने टाइप की हमारे पास वेलोसिटीज होती हैं। आज हमने एक वेलोसिटी तो पढ़ ली, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे।